हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप भी मस्त और मैं भी मस्त। तो चलिए आज हम क्या करते हैं, आज हम अपने इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए आगे क्या अपना टॉपिक देखते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, हमने कुछ कंप्यूटर्स के बेसिक्स के बारे में हमने नॉलेज दी थी पिछले वीडियो में। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप पहले उस वीडियो को देख कर आएँ ताकि हमारा जो आगे का सेशन हो ये पूरा कंटिन्यू चलेगा, ताकि आपको आगे का पूरा सब कुछ समझ में आ सके। तो आइए देखते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले हम देखेंगे जो टॉपिक है हमारा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके, इसकी साइज आज का ये हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें हम क्या क्या देखेंगे, देखिए क्या है कि स्टार्टिंग से हमारा लैंग्वेज की आवश्यकता क्यों पड़ी, इंपॉर्टेंस क्या थी उसकी और क्यों ज़रूरत पड़ी, उसको भी हम पिछले वीडियो में भी समझा चुके हैं और आगे भी हम आपको बताएंगे इसकी क्या आवश्यकता है। तो हम जैसा कि देखते हैं हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे जावा के साथ डीएसए। ठीक है, तो हम जावा के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम देखेंगे कि हमको किस किस चीज़ की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हम सी लैंग्वेज से। सी के बाद आती है हमारी सी प्लस प्लस और सी प्लस प्लस से ही हमारा डेवलप होता है जावा। तो हम सबसे पहले सी प्लस सी के बारे में जानेंगे, सी लैंग्वेज हमारी क्या होती है। सी लैंग्वेज देखिए 1972 में एक हमारे साइंटिस्ट, अमेरिकन साइंटिस्ट हुआ करते थे, डेनिस रिची। ओके, एक साइंटिस्ट थे हमारे। साइंटिस्ट का क्या नाम था हमारे? डेनिस रिची, ये हमारे साइंटिस्ट थे। ओके, तो अलग हम कलर दे देते हैं। थोड़े हम इसको लिखते हैं। हमारे एक साइंटिस्ट थे डेनिस रिची। ओके, ये डेनिस रिची कब? 1972 में। ये डेनिस रिची 1972 में एक लैंग्वेज लेके आते हैं जिस लैंग्वेज का क्या नाम होता है सी। इसकी हम कहानी भी बताएंगे आपको, इस लैंग्वेज का नाम सी क्यों पड़ा और क्या इसके यूजेस हैं, क्या इसके एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, सारा का सारा हम इस अपने सेशन में कवर करेंगे। तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो ये हमारी लैंग्वेज होती है वो हमारी क्या होती है। इसके जो एडवांटेज थे वो होते हैं हमारी प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज थी, ये प्रोसीजर पर काम करती थी। ओके, प्रोसीजर मीन्स होता है हमारा, देखिए कि कुछ भी होता है जो हमारा प्रोग्राम होता है वो दो प्रकार से होता है, एक प्रोसीजर होता है, एक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड में हम देखते हैं कि हमारा जो लैंग्वेज है वो एक फंक्शन टुकड़ों में बटा होता है, टुकड़ों टुकड़ों मिला के एक हमारा प्रोग्राम पूरा तैयार किया जाता है, वो हमारा होता है प्रोसीजर ओरिएंटेड। ओके, तो प्रोसीजर ओरिएंटेड इसके देखिए हमारा ये 1972 में सी लैंग्वेज आती है। ठीक है, फिर इसके आगे हमारा क्या होता है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज को क्रिएट किया जाता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि आखिर आवश्यकता क्या पड़ी कि हमारा सी लैंग्वेज को हटा के उसके मतलब अभी भी चल रही है, ये हमारी बेसिक लैंग्वेज है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, इसके अंदर हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर तैयार किए जाते हैं। फिर भी आगे हमको क्या आवश्यकता पड़ी कि हम आगे की लैंग्वेज को खोजें। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हमारे यहाँ पे हमने बता दिया प्रोसीजर ओरिएंटेड है और इसके अपने एक इम्पोर्टेंस है। लेकिन हम जो कि हम जावा तक पहुँचने वाले हैं, जावा तक देखेंगे तो इसके हम लिमिटेशंस देखेंगे और क्यों आवश्यकता पड़ेगी आगे हमारा जावा क्रिएट करने की, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम इसको देखते हैं कि इसके लिमिटेशंस क्या क्या थे जिस कारण से इसको, ताकि हमको दूसरी लैंग्वेज लानी पड़ी। ओके, लिमिटेशंस और लिमिटेशंस, सॉरी मैं इसको स्मॉल पे, लिमिटेशंस ऑफ सी लैंग्वेज।
ओके, यहाँ पे हम देखेंगे कुछ लिमिटेशंस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इसके लिमिटेशंस क्या थे। ओके, जिससे हमको सी प्लस प्लस लैंग्वेज लाने की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहला जो हमारा लिमिटेशंस होगा, हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन इसमें ही था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स ऑब्जेक्ट हमारा होता है जो रियल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करता है, जो भी हमारे कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है ना, कोई भी सामान हो गए हमारी, कुछ भी रखा है, ये मैं मेरा कंप्यूटर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। फ़ोन, लैपटॉप, बेड, यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, जो भी रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, सारी की सारी ऑब्जेक्ट कहलाती हैं, ठीक है ना। तो सी लैंग्वेज में एक हमारे पास प्रॉब्लम थी कि उस लैंग्वेज को हम ऑब्जेक्ट के थ्रू, यानी रियल वर्ल्ड में जो भी एग्जिस्ट करता है, तो उसको हम प्रोग्रामिंग के थ्रू यानी सी लैंग्वेज में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे। ये इसका क्या था, फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका लिमिटेशन था। और यही एक बड़ा कारण बनता है आगे चल के हमारा सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज को क्रिएट करने का। ओके, तो ये हमारा 1972 में डेनिस रिची, हमारे एक साइंटिस्ट थे डेनिस रिची, ठीक है ना। और यही क्या करते हैं कि हमारे एक लैंग्वेज को लाते हैं जो कि सी, और इसके अंदर कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थे। ये बहुत अच्छा वर्क कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं हर चीज़ के अपने लिमिटेशंस होते हैं, अपने एडवांटेज होते हैं, अपने डिसएडवांटेज होते हैं, और इसी प्रकार से इसके भी कुछ डिसएडवांटेज हैं। तो सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं क्या इसके डिसएडवांटेज थे। लैक ऑफ, यहाँ पे हम देखेंगे लैक ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा पहला था वो क्या था, लैक ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। एंड सेकंड क्या था, सेकंड हम देखेंगे हमारा ये क्या था कि जो कोड है, ये हमारा कोड है, ये हमारा कंपाइलर पे वर्क करता है। हम इस कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे आगे चल के। अब परेशानी हुई, एक एक लाइन को हमारे ध्यान दीजिए। मैं आशा करता हूँ कि हर चीज़ समझ में आएगी। ओके, तो देखिए सेकंड क्या था हमारा कि ये हमारी कंपाइलर पे काम किया करती थी। कंपाइलर पे हमारे कोड को रन करती है, और कंपाइलर क्या करता है, सारे कोड को एक बार में एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद जो भी उसके एरर्स होंगे, एरर्स को बताएगा, और उसके बाद यदि एरर्स नहीं होंगे तो प्रोग्राम को पूरी तरह रन कर देगा। ये हमारा इंटरप्रेटर होता है जो लाइन बाय लाइन कोड को चेक करता है। लाइन बाय लाइन कोड में एरर्स नहीं है तो वो सारे प्रोग्राम को रन करेगा, और जितने ऊपर से नीचे तक जितने भी प्रोग्राम लाइन बाय लाइन सही हुए उसके आंसर दे देगा, और यदि नेक्स्ट लाइन में एरर है तो उसको एरर थ्रो कर देगा। ओके, तो ये हमारा हो गया सेकेंड लिमिटेशन सी लैंग्वेज का था, ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, डोंट डिटेक्ट एरर्स लाइन बाय लाइन। ओके, यहाँ पे हमारा सेकंड लिमिटेशन हो गया इसका कि जो एरर्स होते हैं इसमें, ये लाइन बाय लाइन डिटेक्ट नहीं कर सकता है। ये पूरा प्रोग्राम एक बार चलाएगा, उसके बाद एरर थ्रो करेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक लंबा प्रोसेस होता है। लाइन में ही हमको यदि बता दे कि हाँ आपने यहाँ मिस्टेक किया है, आपने यहाँ मिस्टेक किया है, तो हम उसको एरर रिजॉल्व कर सकते हैं। बट ये पूरा प्रोग्राम रन करेगा, उसके बाद एरर थ्रो करेगा। फिर देखते हैं कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं। कंस्ट्रक्टर होते हैं, ठीक है ना। देयर इज नो कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। ओके, हम यहाँ पे बताएंगे आपको कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं। देखिए कंस्ट्रक्टर हमारे होते हैं कि कुछ हमारे फंक्शंस होते हैं जो कि हमारे फंक्शंस या मेथड हम कह सकते हैं, उसको काम करते हैं। और जो भी हम लिखते हैं यहाँ पे, मतलब कुछ भी प्रोग्राम होगा हमारे कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर होगा, मेमोरी में एलोकेट होगा, मेमोरी में स्टोर होगा। तो वो क्या होता है कि जब हम उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है तो हम उसको क्या करते हैं, उस मेमोरी को ही डिलीट कर देते हैं, उस मेमोरी से उस डाटा को डिलीट करते हैं। बट एक्चुअल में वो मेमोरी जो ऑक्युपाई होती है वहाँ से डिलीट नहीं हुआ करती। तो हम डिस्ट्रक्टर का यूज़ करते के उस मेमोरी को डिलीट करते हैं, वो उस मेमोरी स्पेस को हम फ्री करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर का कोई रोल ही नहीं है, सी लैंग्वेज में हमारा होता ही नहीं है। इस कारण से क्या होता है, जो भी मेमोरी एलोकेट एक बार हो गई तो वहाँ से मेमोरी को डी एलोकेट करना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। इस कारण से क्या करेंगे,
फिर उसके बाद हम देखेंगे आगे क्या है कि ये हमारी थी सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के बारे में हमने कुछ देखा, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी ये डेनिस रिची थे, ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, यूएसए के साइंटिस्ट थे। वहाँ पे एक थी बेल लैब, बेल लैब्स इन यूएसए में। ओके, बेल लैब यूएसए में थे। यहाँ पे एक बेल लैब में यूएसए में एक कंपनी में काम किया करते थे डेनिस रिची, एक एम्प्लॉय थे, ठीक है ना, एक कंपनी की ये एम्प्लॉय थे। और वहाँ पे मतलब कंप्यूटर साइंटिस्ट एम्प्लॉय होते हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जो वहाँ पे वर्क किया करते थे और सी लैंग्वेज को इन्होंने क्रिएट किया। फिर इसके बाद हम देखते हैं आगे कि हमारा जो आता है कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज की जो ओरिजिनेशन हुआ वो कहाँ से हुआ और क्यों हुआ। इन्हीं के एक और कलीग थे। देखिए हम एक आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। इन्हीं के एक और कलीग्स थे जिनका नाम था स्ट्रॉस्ट्रा। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है लेना इनका, लेकिन इनका यही नाम था स्ट्रॉस्ट्रा, ठीक है। ये भी इनके एक कलीग ही थे। इनका जो पूरा नाम था ये था सॉरी ये इनका पूरा नाम था। ओके, और ये 1979, यस, ये क्या किए 1979 में जाके सी प्लस प्लस के इनके दिमाग में आया बनाने के लिए, ठीक है। इन्होंने सोचा कि सी प्लस प्लस में क्या कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यहाँ पे मिसिंग थी, जो हम रियल वर्ल्ड को इम्प्लीमेंट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं कर पाते थे। तो इनके दिमाग में एक आया कि क्यों ना हम एक ऐसी लैंग्वेज को तैयार करें जिसमें हम एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन को भी यूज़ कर सकें, ऑब्जेक्ट्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को भी हम अपने कंप्यूटर साइंस में यूज़ कर पाएँ, वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर पाएँ। ये भी देखिए ये बेल लैब्स में ही ये भी काम किया करते थे, बेल लैब्स यूएसए। ओके, ये दोनों देखिए, ये दोनों हमारे डेनिस रिची एंड ये है हमारे स्ट्रास्ट्रा। ओके, ये दोनों हमारे क्या थे कि एक कंपनी में काम किया करते थे, एक वहाँ पे बेल लैब्स में। बेल लैब्स में कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जहाँ की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को सॉल्व किया करते थे। तो डेनिस रिची ने 1972 में एक लैंग्वेज का निर्माण किया जो था सी लैंग्वेज। उसके कुछ लिमिटेशंस थे, उसके रिस्पॉन्स में उस लिमिटेशंस को हटाने के लिए इन्होंने एक नई लैंग्वेज को क्रिएट किया जिसका नाम था सी प्लस प्लस। ओके, क्या था सी प्लस प्लस। अब इसकी हम पूरी आपको स्टोरी समझाएंगे, सी प्लस प्लस होता क्या है। ओके, यहाँ पे सी लैंग्वेज, ये सी प्लस प्लस। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो ओरिजिन होती है हमारी, सबसे पहले क्या करते हैं ये अलग से एक लैंग्वेज कैसे क्रिएट करते हैं। देखेंगे हमारी सी लैंग्वेज है, ठीक है ना, सी लैंग्वेज और एक होती है हमारी लैंग्वेज सिमुला, जो कि हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को यूज़ किया करते थे। उससे पहले भी एक सिमुला लैंग्वेज थी, उसको यूज़ किया करते थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को। इन्होंने क्या किया कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज को बनाने के लिए इन्होंने सी लैंग्वेज को और सिमुला लैंग्वेज को कंबाइन कर दिया। देखिए सी को पीओपी, यहाँ पीओपी मैं क्यों बोल रहा हूँ, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एंड यहाँ पे मैं बना देता हूँ सिमुला। सिमुला ये क्या थी, oops, ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यहाँ से इन दोनों को मिला के यहाँ पे एक इन दोनों लैंग्वेज को मिला के एक और लैंग्वेज तैयार की गई, वो कौन सी थी,
तो यहाँ पे हमारी लैंग्वेज तैयार की गई सी विद क्लासेस। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि मैंने तो कहा कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज का यहाँ पे क्रिएशन हो रहा है, बट ये सी विथ क्लासेस क्या है? इसके बारे में हम सोचते हैं कि सी विथ क्लासेस जो था, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इनको जब इन्होंने क्रिएट किया था, इनके माइंड में क्या था, नाम को लेकर थोड़ी दुविधा थी, और इन्होंने क्या किया कि नाम स्टार्टिंग में इन्होंने डिसाइड किया कि सी विथ क्लासेस इसको नाम रखेंगे। क्यों? क्योंकि जो लैंग्वेज इन्होंने ली वो बेस तो इसका सी ही है, सी लैंग्वेज ही बेस है। और सिमुलर लैंग्वेज से इन्होंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी ओप्स को इन्होंने इसमें डाला, सी के साथ यूँ कह सकते हैं जोड़ दिया। सी एक तरफ थी, उसके बाद आगे इन्होंने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी ऐड कर दिया उसमें। तो इन्होंने क्या किया, सी विद क्लासेस, उसका एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो फर्स्ट ही फीचर्स होता है वो होता है हमारा क्लासेस। क्लासेस ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस बहुत सारे होते हैं, और जो फर्स्ट होता है वो क्लासेस होता है। ओके, तो इन्होंने डिसाइड किया कि जो हमारी लैंग्वेज होगी उस लैंग्वेज का क्या नाम होगा, सी विथ क्लासेस। मैं इसको आपको ओके, यहाँ देख सकते हैं इन दोनों को कंबाइन करके हमारा क्या बनाया गया, सी विथ क्लासेस। अब इसका नाम क्या रखना था, इसका नाम तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसका नाम सी प्लस प्लस था। सी प्लस प्लस लैंग्वेज हमको क्रिएट करनी थी, लेकिन यहाँ से देखिए 1979 में जो लैंग्वेज क्रिएट की गई उसको बताया गया क्या है, ये सी विथ क्लासेस। बट इन 1985 इस लैंग्वेज को नाम दिया गया सी प्लस प्लस। ओके, इस लैंग्वेज को क्या नाम नाम दिया गया, सी प्लस प्लस। देखिए 1985 में इसको क्या नाम दिया गया, सी प्लस प्लस। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारी अब तक की स्टोरी क्या रही। सबसे पहले सी लैंग्वेज आती है, उसके कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होते हैं, उस लिमिटेशंस को हटाने के लिए जो हमारे साइंटिस्ट थे स्ट्रास्टक 1979 में क्या करते हैं कि एक हमारी नई लैंग्वेज को लाते हैं। वो क्या थी, हमारी सी विथ क्लासेस, जो कि हमारी सी लैंग्वेज से प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को लेके आती है, और सिमुलर से ओप्स को लेके आती है, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। और इन दोनों को कंबाइन करके एक लैंग्वेज बना दी जाती है, और जो क्या थी, सी विथ क्लासेस। फिर उनको लगा कि ये बताने में सी विथ क्लासेस ये नाम उतना सुटेबल नहीं लग रहा है, तो ये इसके बारे में सोचते रहे, और उसके बाद आगे इन्होंने क्या किया कि 1985 में इसका नाम रखा गया सी प्लस प्लस। अब सी प्लस प्लस का क्या मतलब है, ये कैसा नाम है, जो कि देखिए सी प्लस प्लस का जो मतलब होता है, हमारा जो प्लस प्लस होता है वो होता है हमारा इंक्रीमेंटेशन। यहाँ प्लस प्लस का क्या मतलब होता है, प्लस प्लस का मतलब होता है इंक्रीमेंटेशन। ओके, इंक्रीमेंटेशन मीन्स वन स्टेप अहेड, यानी कि एक कदम आगे, एक कदम आगे। अब देखिए यदि हम ध्यान ध्यान से इसको समझें तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है, सी लैंग्वेज को ही एक कदम और आगे बढ़ा दिया गया, लेकिन यहाँ पे देखिए नाम किसका दिया जाएगा, नाम रहेगा हमारे स्ट्रक्चर का, क्योंकि सी लैंग्वेज एक लिमिटेशंस के साथ थी, और जो सी प्लस प्लस हमारी लैंग्वेज बनी वो उस लिमिटेशंस को दूर कर दी, और उसको किसने दिया, स्ट्रक्चर ने। तो हम क्या देख सकते हैं कि 1985 में हमारा सी प्लस प्लस लैंग्वेज आई, और ये मार्केट में रिलीज हुई।
और ये बहुत ही अच्छी लैंग्वेज लगी उस टाइम पे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को भी यूज़ कर सकते थे। ओके। यहाँ पे देखिए, इसका मैं थोड़ा ऐसे करना चाह रहा हूँ। ओके, फाइन, एंड दिस इज implementation, and this is also fine. I will select all. I think I have to select all, and इसको मैं यहाँ रखता हूँ। फिर उसके बाद देखते हैं आगे, अब हमें क्या आवश्यकता पड़ी कि हमको जावा लैंग्वेज को लाना पड़ा। अच्छा, इसी बीच में आपको एक और आई थिंक क्वेश्चन आया होगा कि जो लैंग्वेज थी, ये सी लैंग्वेज का नाम सी कैसे आया। ओके, ये भी एक बड़ा अपने आप में बड़ा सवाल है कि सी लैंग्वेज कैसे आया, कि मतलब कुछ भी नाम दिए दे दिया जाता है सी लैंग्वेज। ओके, तो देखते हैं हमारी सी लैंग्वेज उससे भी पहले हमारे 1950s में 1960s में भी कुछ लैंग्वेज हुआ करती थी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और वो लैंग्वेज कौन सी थी। एक हमारे पास लैंग्वेज थी BCPL। ओके, मैं यहाँ पे इसको बना देता हूँ ऐसे। हमारे पास एक लैंग्वेज थी सॉरी BCPL। BCPL का मतलब था बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये लैंग्वेज क्या किया करती थी, ये लैंग्वेज क्या है, देखिए कि यदि हमको कोई भी एक एप्लीकेशन, ये हमारा क्या होता है, देखिए जो प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। हम प्रीवियस क्लासेस में आपको बता चुके हैं, प्रोग्राम्स होते हैं हमारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एंड जो हमारे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ओके, सॉफ्टवेयर हो गए हमारे सेट ऑफ प्रोग्राम्स, और प्रोग्राम्स हो गए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एप्लीकेशन होगा, जो सॉफ्टवेयर होगा, ये किसी भी डिवाइस में इंस्टॉल किया जाता है। ये BCPL क्या किया करता था, यहाँ पे स्पेस को लेके काफ़ी मारामारी थी, स्पेस को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता था। यदि कितना भी स्पेस है एक डिवाइस में, ओके, सपोज 16 GB, ओके, सब 16 GB रैम, 16 GB रैम में यू कांट बिलीव कि ये 15 GB ऑक्यूपाई कर लेगा। यदि BCPL लैंग्वेज से बनी हुई यदि एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करते हैं अपने डिवाइस में, तो ये 90% ऑफ द मेमोरी ऑक्यूपाई कर लेगी, और 10% ही फ्री रहेगी। तो इस वजह से हमारा जो डिवाइस होगा वो काफ़ी स्लो चलेगा। देखिए, यहाँ पे हम देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको लिख के समझाता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए 90%, 90% ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाइड। ओके, सोचिए 90% मेमोरी ऑक्यूपाई कर ली जाएगी इस प्रोग्राम के द्वारा। ओके, और सिर्फ बचेगी 10% विल बी फ्रीड। ये 10% फ्री रहेगी। 10% ही हमारे पास फ्री स्पेस बचेगा। इट वॉज द मेन प्रॉब्लम इन BCPL लैंग्वेज, कि कितना भी सोचिए हमारे पास आजकल भी 8 GB में 16 GB रैम ऐसे ही हमारे पास आती है। ओके, तो सोचिए 90% जो भी स्पेस होगा वो एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करने पे ही हमारा ऑक्यूपाई कर लेगा। और जो हमारे प्रोसेसर की स्पीड होती है, प्रोसेसर, परफॉर्मेंस ऑफ माई सिस्टम, परफॉर्मेंस ऑफ आवर सिस्टम डिपेंड्स ऑन द स्पेस फ्रीड इन द मेमोरी। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं, more the space will be occupied by the software and less performance of the system।
तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बहुत ही खराब लैंग्वेज थी, क्योंकि स्पेस हमारे पास लिमिटेड होता है और ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रही थी। फिर एक और लैंग्वेज आई, इसका भी एक कंपटीटर था। जैसे कि हमारा सी लैंग्वेज का कंपटीटर कौन निकला, सी प्लस प्लस। इस ऐसे इसका भी एक कंपटीटर था, और वो कौन था, इसका एक कंपटीटर था बी। ओके, इसका कंपटीटर कौन था, बी। ओके, बनाने की कोशिश करते हैं। ड्राइंग थोड़ी दिक्कत है ड्राइंग की। यहाँ पे हम क्या देखेंगे देखेंगे 90% ऑफ मेमोरी इज फ्री स्पेस। ओके, जो 90% इसका मेमोरी का होगा वो क्या होगा, फ्री होगा, एंड 10% विल बी ऑक्यूपाइड बाय द प्रोग्राम। तो हम यहाँ से क्या समझ रहे हैं, ये हमारी कोई नहीं बल्कि बी लैंग्वेज थी, यही बस इसका नाम था बी। ओके, तो 90% जो मेमोरी होगी इसकी फ्री रहेगी, और 10% ही, जितना भी स्पेस होगा एक मेमोरी का, उसका सिर्फ 10% ही ऑक्यूपाई किया जाएगा इसके प्रोग्राम के थ्रू। ओके, जो भी हम एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे मेमोरी का 10% ही ऑक्यूपाई करेगा। तो हम यहाँ पर आपको कैसे 10% विल बी। ओके, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक BCPL लैंग्वेज है जो कि 90% जो था वो हमारा मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया करती थी, और 10% ओनली क्या था, हमारे पास फ्री स्पेस बचता था। बट उसका एक कंपटीटर आया बी लैंग्वेज, लैंग्वेज का नाम था बी, और वो क्या किया करती थी, 10% मेमोरी क्या किया करती थी, ऑक्यूपाई किया करती थी, और 90% फ्री स्पेस बचता था, जिस कारण से जो हमारा प्रोसेसिंग हुआ करता था डिवाइस का वो काफ़ी फास्ट हो जाता था। फिर एक लैंग्वेज इससे भी बेस्ट लैंग्वेज बनाएगी, और वो हमारी लैंग्वेज क्या बनी, और वो हमारी लैंग्वेज थी सी लैंग्वेज। ओके, सी लैंग्वेज हमारी इससे भी फास्ट थी, क्योंकि वो और काफ़ी कम स्पेस ऑक्यूपाई किया करती थी। ओके, तो आइए हम देखते हैं आगे। हम यहाँ तक देख चुके थे कि हमारी सी प्लस प्लस लैंग्वेज क्रिएट हो चुकी थी। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा क्या हुआ, कि अब हम हमारी मेन जो कहानी होगी हमारी स्टार्ट होगी इसकी, जावा लैंग्वेज की। ओके, तो हम क्या देखते हैं यहाँ 1985 में क्या होता है, हमारी एक लैंग्वेज आती है जिसका नाम था सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस, इसको इतने पर ही छोड़ते हैं सी प्लस प्लस को। आगे हम और कुछ एक स्टोरी डिस्कस करते हैं, और उसके माध्यम से हम समझ पाएंगे कि हमारी इसमें क्या प्रॉब्लम थी और क्यों हमको आगे जावा लैंग्वेज लानी पड़ी। तो हम देखते हैं हमारे सबसे पहले 1990s में, 1990s में क्या होता है, इन 1990s हमको क्या सबसे जो ज़रूरी बात थी वो हमारा इंटरनेट लाया गया। इंटरनेट, देखिए एक हमारे पास 1990s में एक हमारी कंपनी हुआ करती थी कैलिफोर्निया में, और वो हमारी थी सन माइक्रो सिस्टम। सन माइक्रो सिस्टम, सन माइक्रो सिस्टम थी। ओके, कहाँ थी, कैलिफोर्निया USA में। ओके, एक हमारे पास ये थी, एक कंपनी थी हमारे पास सन माइक्रो सिस्टम इंक्लूसिव। ओके, कैलिफोर्निया USA में, USA में हमारी ही कंपनी थी, ये थी सन माइक्रो सिस्टम।
तो देखिए सन माइक्रो सिस्टम कंपनी हमारी क्या करती थी, ये एक आईटी कंपनी थी, सॉफ्टवेयर कंपनी थी। बट ये अपनी एक ये हार्डवेयर भी बनाया करती थी, हार्डवेयर भी बनाया करती थी, हार्डवेयर कंपनी थी। जैसे कि टीवी हो गया, मॉनिटर्स हो गए, इस प्रकार की हमारे पास कंपनियाँ ये थी कंपनी, और इस प्रकार के सामान बनाया करती थी। ओके। तो यहाँ पे क्या आवश्यकता पड़ी, देखिए हमारा क्या था प्रोग्राम, उसके अंदर ही टीवी के अंदर एक फिक्स प्रोग्राम होता है कि जो हमारे पास वही काम करेगा, किसी भी प्लेटफॉर्म की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जो डिवाइस बनाई जाए, जो डिवाइस बनाई जाए वो कहीं भी हम बेच सकें, कहीं भी हम दे सकें, कितना मतलब हर जगह यदि हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वही प्रॉफिट मिल पाएगा, जितना ज़्यादा हम सेल कर पाएँ। ओके। तो यहाँ पे क्या किया गया, एक नेटवर्क बनाया गया। जैसे कि हम इस अपने भोपाल सिटी से कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ओके, एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से, तो हम कहीं ना कहीं उसका ट्रैक रखेंगे, हर एक सिटी में हम अपना एक एम्प्लॉय रखेंगे, या फिर कह सकते हैं कि अपना जो ट्रैकर होगा उसको रखेंगे। और उसके माध्यम से हम क्या करेंगे, पता लगाएंगे, वहाँ से हमारी रिपोर्ट आएगी क्या कितना सेल हुआ, कैसे हुआ, उसको क्या करेंगे, हमको नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा, एक नेटवर्क की आवश्यकता पड़ेगी। ओके। तो ये चाहते थे कि जो हम हार्डवेयर बनाएं वो हमारा क्या हो, किसी भी कंपनी, ठीक है ना, किसी भी कंपनी का सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल हो सके, और जो मेरा सॉफ्टवेयर हो वो किसी भी कंपनी के हार्डवेयर के साथ चल सके, किसी भी कंपनी के हार्डवेयर। जैसे कि यदि आजकल हम लेते हैं, देखिए कि हमारे पास लैपटॉप हो गया तो कई एचपी हो गया, डेल हो गया, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, विंडो हो गया, मैकिन्टोश हो गया, ओके, लिनक्स हो गया, और हमारे पास आईफोन का भी हो गया, जैसे एंड्रॉयड हो गया। इन सब में क्या हुआ करता था, देखिए यदि हमारा जो प्रोग्राम है, यदि हमारा प्रोग्राम बना है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, तो क्या होगा, यदि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर यदि मैंने प्रोग्राम लिखा है, तो वो यदि मैं प्रोग्राम किसी को दूंगा, और दिया कैसे जाता था, या तो पेन ड्राइव या तो फिर सीडी के थ्रू, तो वो क्या होगा, वो हमारा जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जिस लैपटॉप में होगा उस विंडो पर ही बस चल पाएगा। ओके। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई, क्या, कि हर एक कंपनी का एक अपना अलग, मान लीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम था या फिर हार्डवेयर था, और इन्होंने एक क्या क्रिएट किया, एक सॉफ्टवेयर क्रिएट किया इन्होंने, और सॉफ्टवेयर सबको बेचना होता है, सॉफ्टवेयर इन्होंने क्रिएट किया। और सॉफ्टवेयर क्या था, यदि इन्होंने मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू बनाया है, तो या तो ये एक काम कर सकते हैं, हर जगह जाके एक सीडी में ये प्रोग्राम लोड करें और उसको बस दें जिसके पास मैकिन्टोश है। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं था, ढूंढने के लिए प्रॉब्लम होती, सर्च करने के लिए प्रॉब्लम होती। तो यहाँ पे देखिए क्या था, कि अब हमको पता, ऐसा एक सॉफ्टवेयर तैयार करना था जो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर सके। ओके। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, कि हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रही है प्लेटफॉर्म्स की। प्लेटफॉर्म मीन्स व्हाट, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ओके। प्लेटफॉर्म हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर है। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी हमारा एक प्लेटफॉर्म ही है। तो सिंपली हम यह कह सकते हैं कि हमारी जो सी प्लस प्लस में प्रॉब्लम्स आई वो क्या थी, लैक ऑफ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी। लैक मतलब कहने का ये है कि जो हमारा सी प्लस प्लस लैंग्वेज थी वो हमारी क्या थी, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट थी। आप समझ में आ रहा थोड़ा बहुत क्या दिक्कत थी इसमें, जो हमारी सी प्लस प्लस लैंग्वेज थी वो थी हमारी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, यानी कि जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर प्रोग्राम बनाया जाएगा उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वो रन करेगा, उसी सिस्टम के ऊपर एग्जीक्यूट होगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो अगली चीज़ लेके आनी है वो हमारी है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी। तो हमारा ये जो सी प्लस प्लस था, ये हमारा, इसका हम लिमिटेशंस लिख देते हैं यहाँ पे। लिमिटेशंस ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज क्या कह सकते हैं, सबसे पहले
प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट था, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट था। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, और आई थिंक यही सबसे बड़ा हमारा जो था इसका प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला था। ओके, यही था कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट यदि है तो हम आपको बता चुके हैं कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये रन नहीं कर सकते, और यदि हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन नहीं कर सकते तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यदि हम ऐसा कुछ कर पाएँ कि जो भी हम प्रोग्राम तैयार करें वो वर्ड में किसी भी सिस्टम में इंस्टॉल हो सके, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन हो सके, तो फिर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मुझे कुछ ऐसा करने की आवश्यकता ही नहीं है, मैं क्या करूँगा उसको इंटरनेट पे अपलोड कर दूंगा। यही देखिए 1990s में इंटरनेट, एक हमारे इसके जो एक साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, वो कौन थे? जेम्स गोसलिंग। कौन थे? जेम्स गोसलिंग। और इन्होंने क्या किया, एक साइंटिस्ट थे, अमेरिकन साइंटिस्ट थे, जेम्स गोसलिंग। ओके, और इन्होंने क्या किया कि एक 11 मेंबर्स की टीम को तैयार किया। ओके, 11 मेंबर्स की टीम को तैयार किया। देखिए यहाँ पे 11 मेंबर्स की टीम को तैयार किया, और वो 11 मेंबर्स की जो टीम थी वो क्या कही जा रही थी? ग्रीन टीम। उस टीम का क्या नाम था? ग्रीन टीम। देखिए जेम्स गोसलिंग इस सब माइक्रो सिस्टम के ओनर्स थे, और एक कह सकते हैं कंप्यूटर साइंटिस्ट भी थे। तो उन्होंने एक 11 मेंबर्स की टीम को रखा, उस 11 मेंबर्स की टीम का क्या नाम था? ग्रीन टीम। ओके, फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी लैंग्वेज क्रिएट करनी थी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होने की। ओके, तो ये क्या कर रहे थे एक्चुअली में, इनको एक ऐसी लैंग्वेज नहीं बनानी थी कि जो वर्ल्ड फेमस हो जाए और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बेस्ट लैंग्वेज नहीं। इनको सिर्फ ये करना था, जो भी ये हमारा क्या करते थे, जो भी डिवाइसेस बनाया करते थे, सिर्फ ये सोचकर इन्होंने इस लैंग्वेज को बनाया कि हम जो भी प्रोग्राम तैयार करेंगे वो वर्ड की सभी डिवाइस में इंस्टॉल होना चाहिए और वो रन करना चाहिए। तो ठीक है, फिर यहाँ से क्या हुआ कि एक लैंग्वेज तैयार की जाती है इस तरह की। ओके, जिसमें क्या था कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट थी ये लैंग्वेज, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जो कि हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कर सकते थे। तो देखिए 1995 में क्या हुआ, ये हमारी जो लैंग्वेज है ये बन के तैयार हो गई। कब? 1995। इन 1995 हमारी ये लैंग्वेज बन के तैयार हो गई। बट प्रीवियसली एक प्रॉब्लम आ रही थी, जो हमारे ये प्रोग्राम, एक ये तो स्टार्टिंग में हमारा एक प्रोग्राम ही था। ओके, जो ये प्रोग्राम था तो इस प्रोग्राम को क्या नाम रखा जाए? देखिए कुछ चीज़ बनाना प्रॉब्लम नहीं होती, बनाने में तो इंसान मेहनत करेगा और बना ही लेगा, कहीं ना कहीं तैयार हो ही जाएगा। लेकिन ये प्रॉब्लम है नाम देने। तो सबसे पहले क्या किया जाए, नाम क्या रखा जाए इसका? ओके, जब ये लैंग्वेज तैयार की गई तो नाम रखने की प्रॉब्लम आ गई। तो सबसे स्टार्टिंग में जब 1995 में ये लैंग्वेज बन के तैयार हुई तो उनके जेम्स गोसलिंग के ही कंपनी में एक ओक नामक ट्री था। ओके, ओक ट्री लगाया गया था, ओक ट्री, O-A-K, ओक ट्री था। तो उसी ओक ट्री के नाम पर स्टार्टिंग में ही इसको क्या कहा गया, इस लैंग्वेज का नाम हम ओक रख देते। ओके फाइन, ओक रख देते। बट यहाँ पे कुछ जस नहीं रहा था, ओक नेम एक लैंग्वेज का कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। देखिए यहाँ पे वो वैसे रखने को तो ये डी रख सकते थे, स्टार्टिंग में इन्होंने सोचा भी कि इस लैंग्वेज का नाम क्या रख सकते देते हैं डी। जैसे कि वहाँ चल रहा था सबसे पहले BCPL। ओके, BCPL आया, फिर आया बी, फिर आया सी, फिर आया C++।
तो इन्होंने सोचा कि डी रख देते हैं, लेकिन जैसा हमने कहा किसी का श्रेय ये नहीं ले सकते। ओके, तो ये डी रखते हैं तो डी से एक चीज और रिप्रेजेंट होती है, डेनिस रिची। डी से डेनिस रिची, तो यदि डी रख देते तो ये डी का खुद का एक लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज, इस कारण से ये डी ने नहीं रख सकते थे। अब प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी थी कि रखा तो रखा क्या जाए। फिर क्या किया गया, इस लैंग्वेज का नाम इन्होंने रखा सी प्लस प्लस, जो कि पहले थी हमारे पास सी प्लस प्लस। फिर इन्होंने क्या किया, प्लस प्लस माइनस माइनस। तो आप सोच रहे हो कि ये कैसा नाम है, सी प्लस 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 माइनस माइनस, व्हाट्स दैट, ये क्या है। देखिए क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट है हमारा इसमें, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ओके, ऑपरेटर ओवरलोडिंग को हटाने के लिए यहाँ पे हमारा ये सब चीज़ें रखा गया। इसकी कहानी हम आगे बताएंगे आपको, ऑपरेटर ओवरलोडिंग के, ठीक है ना। तो हमारे पास नाम रखा गया सी प्लस 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 माइनस माइनस। अब सोचिए ये थोड़ा सा अजीब नहीं हो जाता कि यदि हम घर जाएं और निश्चित रूप से मम्मी पापा तो पूछते ही हैं कि बेटा आज क्या पढ़ के आए, और हम बताएं उनको कि हमने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी, वो पूछें वो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, तो आप क्या बताएंगे कि पिताजी मैंने सीखा सी प्लस 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 माइनस माइनस। वो कुछ देर तक तो कुछ बोलेंगे ही नहीं, क्यों, समझ में ही नहीं आएगा कि ये है क्या आखिर। सी प्लस 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 माइनस माइनस, कुछ लैंग्वेज के बारे में बात कर रही थी, ये ऑपरेटर्स किधर से आ गए? तो ये भी साइंटिस्ट को जिन्होंने तैयार किया, जेम्स गोसलिंग, उनको भी कुछ जचा नहीं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि इसका नाम कुछ दूसरा रखा जाएगा। फिर इन्होंने सोचा कि एक 11 टीम्स की मेंबर्स की टीम में, 11 मेंबर की टीम जिसका नाम था ग्रीन टीम, इन्होंने इसको तैयार किया है। तो इस लैंग्वेज का नाम हम रख देते हैं ग्रीन। तो जो थर्ड इन्होंने सोचा, इस लैंग्वेज का नाम क्या सोचा इन्होंने, ग्रीन। ओके, इन्होंने सोचा हम ग्रीन रख देते हैं। अभी भी देखें ग्रीन येलो ये सब कलर होते हैं, इसका भी नाम उनको बहुत ज़्यादा जस नहीं रहा था। फिर इन्होंने क्या किया, वहाँ पे क्या देखे, यूएसए में एक जगह पे सिल्क की जो प्लांटेशन होती है बहुत ज़्यादा होती है, सिल्क बहुत ज़्यादा होता है, तो उन्होंने उसके नाम पर रखने के लिए सोचा। फिर क्या नाम आ गया, सिल्क। अब सिल्क सिल्क भी इनको जस नहीं रहा था, तो आखिरी में एक नाम आया हमारा जावा। और ये नाम कैसे, कौन, क्यों और कहाँ से आया, इसकी स्टोरी हम आपको बताते हैं। क्या था, एक बार जेम्स गोसलिंग ही क्या कर रहे थे कि अपने घर पर ही जाके कॉफ़ी पी रहे थे, और कॉफ़ी पीते पीते इनका इनके दिमाग में आया कि अपने लैंग्वेज का नाम हम क्या रख देते हैं, कॉफ़ी। बट ये भी कोई अच्छा नाम नहीं था। तो इनके दिमाग में कॉफ़ी से रिलेटेड एक अचानक एक जो था हमारा आइलैंड, उसका नाम स्मरण हुआ है। ही रिमेम्बर्ड अ आइलैंड नेम्ड जावा which was famous for coffee plantation in Indonesia। ओके, इंडोनेशिया में एक हमारा आइलैंड है जिसका नाम है जावा, और उसका उसके ऊपर काफ़ी सारा प्लांटेशन होती है, और वो भी काफ़ी की। तो फाइनली इस लैंग्वेज का नाम रखा गया जावा। एंड आई थिंक, डू यू रिमेम्बर कि इसका कुछ ना कुछ देखेंगे आप, जो साइन बना हुआ होता है
जावा लैंग्वेज का जो साइन बना हुआ होता है कुछ यूं करके यूं करके यूं करके ऐसे करके, ऐसे करके ऐसे करके, मीन्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अ कप ऑफ टी विथ वेपर, यही होता है। यही हमारे पास देखेंगे कि इसी प्रकार का हमारे पास एक इसका लोगो है जावा का, जो कि ये हमारा जावा का लोगो है। ओके, ये कॉफ़ी के नाम से एक हमारा क्या कह सकते हैं कि एक आइलैंड था इंडोनेशिया में, जावा, जिसमें जहाँ पर बहुत सारी कॉफ़ी प्लांटेशन हुआ करती थी। इसी कारण से इसका लोगो भी जो है एक कप ऑफ टी की तरह बना दिया गया। ओके, तो दोस्तों हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी एक फाइनली एक जॉब क्रिएट हुई लैंग्वेज, जो कि जो क्या थी हमारी ये लैंग्वेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट थी और इंडिपेंडेंट है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत बड़ी खोज हो गई, और जैसे ही ये लैंग्वेज मार्केट में रिलीज हुई, यू कांट इमेजिन, यू कांट बिलीव कि ये लैंग्वेज रातों रात वर्ल्ड फेमस हो गई। एवरी कंपनी every company appreciated James Gosling that you have created a most relevant language, very beautiful language, very useful language, which is Java, because it is platform independent. ओके, तो आइए हम इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं हमारे जावा के, कि फीचर्स कौन कौन से हैं। फीचर्स ऑफ जावा। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे पास सबसे पहले निकल के आया वो क्या था, प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। सेकेंड हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसके अंदर ऑब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। थर्ड क्या आ जाएगी हमारी, ये थर्ड आ जाएगी, ये हमारे पास फ्रीली अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल। फोर्थ वन ओपन सोर्स। ओके, ये हो गया हमारे देखिए, ये हो गए हमारे कुछ फीचर्स हमारे जावा की। तो ये थी हमारी पूरी स्टोरी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ये हमारी पूरी स्टोरी रही अब तक की। यहाँ से हमने क्या देखा, हम समझ सकते हैं कि ये हमारा, हमने देखा कि ये हमारा हो गया सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज 1972 में बनाई गई, किसके द्वारा, डेनिस रिची, यूएसए के एक बेल लैब्स में काम किया करते थे। यूएसए में एक ये कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जो एक बेल लैब्स में काम किया करते थे, वहीं पे एक इन्होंने सी लैंग्वेज क्रिएट किया। उस सी लैंग्वेज के कुछ ना कुछ हमारे पास लिमिटेशंस थे, जो थे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंट, लैक ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, इन सबको एक हमारी लैंग्वेज ने रिप्लेस किया, यूँ कह सकते हैं कि उसको एड ऑन किया, जिसमें जिसका नाम था सी प्लस प्लस। और सी प्लस प्लस लैंग्वेज को किसने बनाया, स्ट्रॉस्ट्रप ने, जो क्या थे, इनके एक कलीग थे, इनके साथ ही काम किया करते थे, डेनिस रिची के साथ ही काम किया करते थे स्ट्रॉस्ट्रप भी बेल लैब्स में। और इन्होंने 1979 में एक लैंग्वेज क्रिएट किया जिसका नाम पड़ा सी विद क्लासेस, और आगे चल के उसी को सोच विचार के आगे क्या नाम रख दिया गया, सी प्लस प्लस। ओके, अब यह सी नाम हमारा कैसे आया, एक हमारी लैंग्वेज थी, लैंग्वेज का नाम था BCPL।
वो लैंग्वेज हमारा 90% स्पेस ऑक्यूपाई करती थी अपने सॉफ्टवेयर के द्वारा, अपने प्रोग्राम के द्वारा जब भी इसको इंस्टॉल किया जाता था, और 10% फ्री रहा करता था इसकी मेमोरी स्पेस। उसको कंप्लीट किया एक और लैंग्वेज ने, जिसको एक उसका एक्सेसर आया, जिसका नाम था, लैंग्वेज का नाम था बी। और वो क्या किया करती थी, 10% मेमोरी ऑक्यूपाई किया करती थी सॉफ्टवेयर के द्वारा, और 90% मेमोरी का जो स्पेस था वो फ्री रहा करता था। फिर उसके बाद हमारा जावा आया। जावा हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यहाँ पे प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी हुआ करती थी इसमें भी। हमारी जो सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, ये हमारे प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट थे। कहने का मतलब ये जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसका प्रोग्राम तैयार किया जाएगा उसी प्लेटफॉर्म पे ये रन करेगी, उसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करेगी। यदि मैंने विंडो पे तैयार किया और लिनक्स पे हमको रन करना है तो वो पॉसिबल नहीं है। इसी लिमिटेशंस को, इसी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमारी एक लैंग्वेज आई, जिसको जेम्स गोसलिंग ने 11 मेंबर्स की टीम, जिसका नाम था ग्रीन टीम, उसके थ्रू तैयार करवाया और उसका नाम रखा गया जावा। उसके कुछ फीचर्स हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इस पे जो भी हमारी किसी भी प्लेटफॉर्म पे बनाया जाए और किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन किया जाए, ये प्रॉपरली वर्क करेगा। ओके, क्योंकि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये डिपेंड नहीं रहता, किसी पे भी बनाओ या किसी पे भी रन करो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। मेरे साथ ऐसे ही बने रहें, ये अपना कोर्स कंटिन्यू ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। और नेक्स्ट जो आने वाला हमारा टॉपिक है, हम अब आगे मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे, मेमोरी के बारे में देखेंगे कैसे एग्जीक्यूशन होता है, पूरी मेमोरी के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। आप सभी का धन्यवाद। गुड बाय दोस्तों।